सरकारी शिक्षकों और सरकारी शिक्षा को लेकर समाज में कई प्रकार की धारणाएं हैं। हम इस वक्त उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद हैं, जहां पर एक ऐसा विद्यालय कुछ सरकारी शिक्षक मिलकर चला रहे हैं, जहां पर उन गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो स्कूलों में जाने में सक्षम नहीं है या फिर स्कूल की सुविधा उन तक नहीं पहुँच पाती। सायंकालीन एक स्कूल उनके द्वारा खोला गया है। रचनात्मक शिक्षक मंडल इनका एक संगठन है जो सरकारी मास्टर हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के। यहाँ पर समय समय पर आते हैं, इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगा इस स्कूल में। देखेंगे ये एक स्कूल है, काफ़ी जर्जर हालात में है। इसको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका माहौल कैसा है और किस प्रकार से सरकारी मास्टर जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इसको किस तरह से उन्होंने बनाया है और कैसे बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। तो देखिएगा, ये वो स्कूल है जहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सरकारी स्कूल तक जाने में सक्षम नहीं है। पिछले 2 साल से ये स्कूल चलाया जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने मिलकर के एक सोच बनाई कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। ये वो बच्चे हैं जो आसपास के इलाकों में इनके माता पिता मजदूरी का काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा मुहैया नहीं है कि उनको स्कूल में भेज पाएँ। ऐसे में इन मास्टरों ने एक पहल की कि इन बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। यहाँ पर कई मास्टर हैं जो समय समय पर आकर के इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं नवेंदु मटपाल जी, जो रामनगर के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और यहाँ पर आके किस तरह से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनसे जानेंगे। सर, किस प्रकार की सोच थी और किस सोच के साथ इस पूरे स्कूल को तैयार किया गया? मैं देख रहा हूँ स्कूल की हालत काफ़ी जर्जर है, लेकिन फिर भी बच्चों को शिक्षा का जो महत्व है वो समझाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। असल में 2 साल पहले कोसी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी अक्टूबर के महीने। तब हम लोगों ने, हमारी टीम ने, रचनात्मक शिक्षक मंडल ने इस क्षेत्र में एक अभियान चलाया था मदद का। और उसी समय हम लोगों को ये लगा, हमने देखा, महसूस किया शिक्षक मंडल की टीम ने कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। तो हम लोगों को लगा कि असल में ये काम करना चाहिए और इन बच्चों को स्कूलों तक भेजने के लिए प्रेरित करने की हमने शुरुआत के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्योतिबा फुले सायंकालीन स्कूल और सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल खोला और प्रेरित किया यहाँ के माँ बाप को। शुरुआत में निश्चित रूप से थोड़ा परेशानी आई, बल्कि कभी कभी तो काफ़ी परेशानी आई। एक बार तो हमारे इस झोपड़ी को भी कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया, पता नहीं उनकी मंशा क्या थी, लेकिन हमारी टीम ने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोग हताश नहीं हुए और हम लोगों का कार्यक्रम जारी रहा और निश्चित रूप से हम लोग सफल हुए और झोपड़ी से एक थोड़ा सा बेहतर कमरा, एक अच्छा सा बनाने में और यहाँ बच्चों को प्रेरित करने में हम सफल रहे। अच्छा मास्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं नवेंदु जी, ये बच्चे आसपास के इलाकों से 2-3 किलोमीटर के एरिया से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। इनमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद किसी स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में इनको दूसरे स्कूलों में इनका एडमिशन कराना, उनको कॉपी किताबें मुहैया कराना, किस प्रकार से आप लोग करते हैं? ये हमारा पूरा जो कार्यक्रम है ये जन सहयोग से, शिक्षकों के और जनता के सहयोग से चलता है। हम बच्चों को कॉपी किताब मुहैया कराते हैं, हम बच्चों को ड्रेस मुहैया कराते हैं। जाड़ा आता है तो आप देख सकते हैं हमने विगत वर्षों में लगभग 150-200 ट्रैक सूट इन बच्चों को दिया है और इस स्कूल की बदौलत लगभग 200 बच्चा आसपास के स्कूल्स में, प्राइमरी में, जूनियर में स्तर पर वो एडमिशन लिया है और पढ़ रहा है इस समय। कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं आपके? हाँ, बच्चों से बिल्कुल बात कर सकते हैं आप। किसी भी बच्चे से आप बात कर लीजिए। मास्टर साहब, किसी बच्चे से बात कर लें आप? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा, कितने समय से यहाँ आ रही हो पढ़ने? कितने समय से पढ़ रहे हो बेटा यहाँ पर? काफी टाइम से, 2 साल से। आप भी पढ़ रहे हैं? यस सर। इसके अलावा किसी स्कूल में जाते हो आप? यस सर, जाते हैं। कहाँ जाते हो? वहाँ जाते हैं, जोगीपुरा। जोगीपुरा जाते हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। अभी क्या पढ़ रहे हो? सयाली कोयम पढ़ने। हाँ? कोयम पढ़ने। पोएम पढ़ रहे हो? अच्छा मास्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल किसी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पाया है और उनको आप लोग यहाँ शिक्षा देने का काम करें। कौन से ऐसे बच्चे हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी यहाँ ऐसे बच्चे हैं वो सब गरीब
मज़दूर परिवार से आते हैं और हमारी कोशिश रही है कि हम इन बच्चों को इस लायक बना करके, क्योंकि शुरुआत से इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जब से स्कूल खुला है तो इसमें आने लगे हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इन बच्चों को इस लायक बना करके ये कुछ हिंदी सीख जाए और कुछ पढ़ना आ जाए, तो हम यहाँ के जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ इनको एडमिशन करा देते हैं। अच्छा मार साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरमान। अरमान साहब, ये जो बच्चे हैं एक्चुअली क्या है, मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं ये आसपास के इलाके से आते हैं या काफ़ी कहीं दूर से आते हैं? नहीं, आसपास के इलाके से आते हैं जी। तो इनकी जो शिक्षा का काम है आप लोग यहाँ पे करा रहे हैं, आप लोग समय कैसे निकाल पाते हैं इनके? सर अपना बच्चों को कोशिश करते हैं सीखें, तो अपना टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा मार साहब, सरकारी इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो हमारे शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं ये स्थानीय नौजवान हैं, ठीक है। ये अधिकांश लोग या तो कुछ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, है ना। 5 लोग यहाँ पर हैं और हमारे एक स्कूल पटरानी में भी चलता है और एक साथ ही हम लोगों का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोगों का चलता है बालिकाओं के लिए पटरानी में। तो हम लोग को कोशिश करते हैं कि जो स्थानीय नौजवान हैं उनसे कुछ बातचीत करके थोड़ा सा जो भी संभव उनको दे पाना होता है उसको देते हुए हम लोग उनको इस काम में लगाते हैं। ये हमारे तीनों साथी बालिकाएं भी हैं हमारे पास जो शिक्षण का काम करती हैं। आज वो नहीं है, आज इनका टर्म है, ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब कितने बच्चे अभी तक आपके पास हैं और कितने बच्चों को आपने अभी एडमिशन करा दिया है? नहीं, देखिए, अगर हम वर्तमान में कहें तो हमारे पास इन दोनों स्कूल्स में पटरानी और यहाँ मिला करके लगभग 250 बच्चा है। 250 बच्चा है, उसमें से बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते भी हैं और कुछ बच्चे नहीं भी जाते हैं। कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, हमारे प्रयास है कि भविष्य में हम उनको ज़रूर स्कूल में एडमिशन कराएं। और 40 बालिकाएं हमारे पास जिनको हम निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं आपका पटरानी में, वो कंप्यूटर में अध्ययन कर रही हैं। अच्छा मतलब सरकारी कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध हो पाई इस दौरान? नहीं, असल में सही बताएं तो ऐसी कोई सुविधा हमें नहीं मिली और हम लोगों ने भी फिर उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने अपने मित्रों को, अपने शिक्षक साथियों को और अपने आउटर सर्किल में ही अपील की है और थोड़ा सा एक आध बार कोशिश की, कुछ सरकारी मदद भी मिले, फिर हमें लगा कि शायद संभव नहीं हो पा रहा है, फिर हम अपने स्तर से इस काम को अपने रचनात्मक शिक्षक मंडल की टीम के साथ कर रहे हैं। मतलब मैं चाहूँगा स्कूल के बाहर से आप हमें बिल्डिंग का नज़ारा दिखाइए, क्योंकि जिस तरह की ये आपने जो बना रखा है स्कूल, काफ़ी एक कहेंगे रूरल इलाके में है, क्योंकि पूरा कोसी नदी का एरिया है पूरा आसपास, और जो आसपास की आबादी है काफ़ी गरीब तबके की आबादी है। ये सभी लोग कोसी नदी में काम करते हैं या फिर आसपास मजदूरी का काम करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कन्वेंस करना इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मुश्किल था? दानिश जी, निश्चित रूप से मुश्किल था शुरू में जब हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ कुछ मीटिंग्स की, रात को अभियान भी चलाया यहाँ के मनोनीत ग्राम प्रधान ताहिर जी के साथ और स्थानीय लोगों के साथ। शुरू में परेशानी आई, निश्चित रूप से बहुत परेशानी आई। 1-2 बार हम लोग भी थोड़ा हताश हुए कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अंततः सफलता मिली। हमने लोगों को समझाया। जब हमने शुरू में कुछ बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल्स में कर दिए तो उसके बाद लोगों को समझ में आया असल में यहाँ है क्या। देखिए, असल में इसको पूरी ये जो यहाँ की स्थिति है उसको समझना होगा। गरीबी अथाह है, एक तरह से ये स्लम सा इलाका है और बच्चों के मन में भी ये बात बचपन से ही आ जाती है कि मैं दिन का 30-40 रुपया किसी तरह कमा लूँ और माँ बाप की मदद करूँ। तो हम लोगों ने शुरू में उसको तोड़ने में बहुत मेहनत पड़ी, लेकिन हमने बच्चों को समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया कि देखिए 30-40 रुपये तत्काल का सवाल नहीं है, इनके भविष्य का सवाल है। और सरकार भी ऐसी, अगर ये इनका एडमिशन हो जाता है, बहुत सी ऐसी सुविधाएं दे रही हैं जो इनको कम से कम खाना है, कपड़ा लत्ता है, इनको सहूलियत होगी। और मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए असल में अभी बल्कि पिछले 2 महीने पहले तक ये जो आप पीछे देख रहे हैं थोड़ा सा पक्का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये प्योर एक झोपड़ी थी, है ना। पहली बरसात आई, झोपड़ी ध्वस्त हो गई। हम लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि एक झोपड़ी बनाने में इस जगह पर कम से कम 20,000 रुपया लग जाता है। जैसे तैसे फिर झोपड़ी खड़ी की, फिर बरसात आई, इस साल फिर झोपड़ी ध्वस्त हो गई।
अब हम लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया कि ऐसा कब तक चलेगा। तो हम लोगों ने अपील की, अपने मित्रों से और लोगों से अपील की और थोड़ा सा उनने मदद किया। अब थोड़ा सा आप देख रहे हैं एक पक्का ढांचा है, उसके ऊपर टिन है और हम लोगों की योजना है कि बच्चों के लिए हमें फर्नीचर मिल जाए। थोड़ा सा हमारी यहाँ पर भी हमें ज़मीन मुहैया कराई गई है, बच्चों को फर्नीचर मिले, कुछ और सुविधाएं मिलें, है ना, गर्मियों में पंखा वगैरह हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ा संकट अभी भी हमारे सामने बना हुआ है वो है कि जो हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। मन नहीं वो करता है ना, लेकिन उन लोगों का सहयोग है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है और हमें विश्वास है कि हम कुछ और बेहतर लोगों के सहयोग से इसको करेंगे। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर एक बच्चे तक, हर एक इंसान तक शिक्षा पहुँचे, लेकिन कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर सरकार की पहुंच भी शायद कम पड़ जाती है। ये वो इलाका है जहां पर सरकार की पहुंच शायद कम पड़ चुकी है। सरकार की तरफ से इस स्कूल को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। ये वो शिक्षक हैं जो अपने पास से या अपने दोस्तों की सहायता से इस स्कूल को चला रहे हैं, जिसके चलते लगभग 200 से 250 बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है। फिलहाल इनका मानना है कि सरकार अगर इनका हाथ बटाए तो इस आसपास के इलाके में जितने बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षा के अभाव में घरों पर बैठे हैं या फिर बाल मजदूरी में लगे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।